अभिव्यक्ति के खतरे अब उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब। जी हां, जी मीडिया पर भ्रष्टतंत्र के खिलाफ बेबाक मीडिया की मुहिम लगातार जारी है और जिस तरह से देश भर के लोगों की प्रतिक्रियाएं इस मुहिम के साथ जुड़ रही हैं, उससे अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं कि अब इस मुहिम का अंजाम तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। और इसकी वजह भी है, सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि देश के आम लोगों को पिछले 10 सालों के दौर ने इस बात का एहसास करा दिया कि उनकी आवाज को, उनके जज्बात को सत्ता के दम पर दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसे अब हर कीमत पर रोकना ही होगा। पत्रकारिता एक मिशन है और इस मिशन में मुश्किलें भी आती हैं। ये मुश्किलें कई तरह की हो सकती हैं, कानूनी, मानसिक या फिर शारीरिक। ऐसे कितने ही मौके आए जब खबर लिखने की कीमत पत्रकारों को अपनी जान देकर चुकानी पड़े। हैरानी की बात यह है कि बीते कुछ सालों में इसमें तेजी से इजाफा हुआ। मीडिया मामलों की वेबसाइट दी हुड की माने तो सिर्फ 2013 में 19 पत्रकारों पर जानलेवा हमले किए गए। अब सवाल यह कि आखिर मीडिया पर निशाना साधकर आवाज दबाने की कोशिश क्या फांसीवादी मानसिकता को उजागर नहीं करती? सत्ता और रसूख का बड़ा करीबी रिश्ता है। सत्ता के साथ रसूख खुद ब खुद आ जाता है, तो वहीं अगर रसूख है तो सत्ता हमेशा मन मुताबिक रहती है। इस गठजोड़ की कीमत पर लोकतंत्र कई बार लहूलुहान हुआ है और इसके जिम्मेदार वो लोग भी रहे हैं जो खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताते हैं। मीडिया मामलों की वेबसाइट द हुड की रिपोर्ट बताती है कि साल 2013 में भारत में 19 पत्रकारों पर जानलेवा हमले किए गए, जिनमें से 4 हमले राजनीतिक दलों की ओर से किए गए। इन हमलों में 8 पत्रकार कवरेज के दौरान मारे गए। अपने पेशे को निभाने में हुई ये मौतें सिर्फ एक हादसा या वारदात भर नहीं, बल्कि एक बदनुमा दाग है उन दावों पर जिनमें लोकतंत्र की कस्में खाने वाले गला फाड़ फाड़ कर इसकी रक्षा करने का भरोसा देते हैं। एक शर्म है ऐसी व्यवस्था के लिए जिसमें सच कहना गुनाह हो जाता है। अब सवाल ये कि आखिर ये हालात क्यों पैदा हुए? तो दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है वो उदाहरण जो सियासत और सियासतदानों ने सामने रखी। सरकारों और तंत्र की पारदर्शिता की वकालत करने वाला पेशा अगर हिंसा का शिकार हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदारी उस सामाजिक सोच की है जो आज तक सामंती मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाई है। भले ही वो कितनी भी दलीलें दें कि उनका संघर्ष विचारधारा का है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब दिसंबर 2013 में बीजापुर के पत्रकार साई रेड्डी की माओवादियों ने हत्या कर दी। आरोप लगाया कि साई रेड्डी पुलिस के मुखबिर है। इस मामले में जब पत्रकारों ने एकजुट होकर पदयात्रा निकाली और विरोध प्रदर्शन किया तो नक्सलियों की ओर से माफी मांगी गई और साई रेड्डी की हत्या को गलती करार दिया गया। साई रेड्डी की हत्या विचारधारा की थोथी दलीलों के नाम पर सशस्त्र क्रांति करने का दावा करने वाले नक्सलियों का असली चेहरा सामने लाती है। लेकिन यहां स्थिति थोड़ी अलग है। यहां तो व्यवस्था को न मानने वालों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया। ये वो लोग हैं जिनकी विचारधारा कब की गर्त में जा चुकी है और अब उन्हें ये पता ही नहीं कि आखिर वो लड़ाई किसके लिए, किससे और क्यों लड़ रहे हैं। बस लड़े जा रहे हैं। खैर, इन्हें मुख्यधारा से बाहर मारा जाता है, लेकिन उन्हें भी उनकी करतूतों का जवाब मिलना चाहिए जो व्यवस्था का हिस्सा रहते हुए ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। 7 मई 2007 को तमिलनाडु में हुई घटना इसका उदाहरण है, जब तमिलनाडु के दैनिक अखबार दिनाकरन पर डीएमके के एक गुट ने हमला बोल दिया था। यह हमला दिनाकरन अखबार में छपे एक चुनावी ओपिनियन पोल के विरोध में हुआ। इस हमले में अखबार के 3 कर्मचारी, कंप्यूटर इंजीनियर एम विनोद कुमार, जी गोपीनाथ और एक सिक्योरिटी गार्ड मारे गए। बाद में इस मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इन दोनों मामलों में हत्याओं की वजह सिर्फ ये रही कि ये लोग पत्रकार थे या पत्रकारिता के पेशे से जुड़े थे और अलग अलग वजहों से निशाने पर आ गए। लेकिन बात इतनी भरी नहीं है। एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के इटावा का है। घटना 23 अगस्त 2013 की है, जब यहां के दैनिक अखबार के पत्रकार राकेश शर्मा की अज्ञात हमलावरों ने बकेवर कस्बे में गोली मारकर हत्या कर दी। तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि यहां के जुआ माफिया के खिलाफ लगातार खबरें लिखने के चलते राकेश शर्मा उनके निशाने पर थे। यानी सत्ता असंतुष्ट हो तो निशाने पर मीडिया, सियासत नाराज हो तो निशाने पर मीडिया, सिस्टम को मानने वाले हो या फिर ना मानने वाले, सबके निशाने पर मीडिया। सवाल यही कि फिर मीडिया कैसे काम करे, सच की कीमत कब तक चुकाए, आलोचना को ना मानने वाली सोच से कैसे निपटे
और इन तमाम चुनौतियों से जूझते हुए अपनी कलम को धार कैसे दे? क्या वाकई हमारा दायरा इतना तंग आ चुका है और क्या इसके लिए कोई उपाय नहीं बचा है? अंबुजेश कुमार, जी मीडिया। और ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव साहब हैं। राव साहब, बहुत स्वागत है आपका। राव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2013 में ही जितने हमले हुए और जिस तरह से सियासी दलों का भी उसमें हाथ देखने को मिला, क्या अब इस जो पेशेंस है या जो धैर्य है वो जवाब दे रहा है राजनीतिक दलों का? रिपीट करें। राव साहब, मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से साल 2013 में ही 19 हमले हुए पत्रकारों पर, 4 हमले तो उसमें सियासी सामने आए, सियासी दलों की तरफ से सामने आए, तो ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं कि अपनी आलोचना सुनने का जो मादा किसी समय हुआ करता था सियासी दलों में, अब उसका पैमाना टूट रहा है? हाँ शेखर, पिछले कुछ वर्षों से ये एक नया फिनोमिनन, नई रीति बन गई है। पहले तो हम लोग माफिया से, गुंडों से, पुलिस वालों से लड़ते थे, पत्रकार लोग झगड़ा होता था। लेकिन कुछ वर्षों से राजनेता लोग खासकर एक साधन बना दिया है कि अखबार के दफ्तरों पे हमला करो, पत्रकारों पे हमला करो, जला दो, आग लगा दो, ये सब चीजें हो रही हैं। अब इसको रोकने का प्रयास राज्य सरकार और केंद्र सरकार करना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। प्रेस काउंसिल बिल्कुल एक बेकार सी चीज हो गई है, कुछ एक्शन ले ही नहीं सकती है, तो कहाँ हम लोग जाएं? मुझे याद है शेखर, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री थे लखनऊ में 1981 में, तब पत्रकारों पे हमले हुए थे माफियाओं के। हम लोग मिलने गए उनसे, तो बहुत बढ़िया बाकी कहा। वो कवि थे, जो हाथ पत्रकारों पे उठेगा वो काट दिया जाएगा, कहा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। न तो कोई हाथ कटा, न कोई पकड़ा गया। और अब तो और चुनाव के वक्त खासकर इतने जबरदस्त हमले हो जाते हैं पत्रकारों पे, डर लगने लगा है। कोई कानून है नहीं। इसलिए शेखर, हम लोगों ने एक मांग की थी, जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसका सेक्शन 7 है, उसके अनुसार उसमें पत्रकारों को शामिल कर लिया जाए, ताकि ऑन ड्यूटी किसी पत्रकार पे हमला होता है तो जैसे सरकारी कर्मचारियों पर है कि बाकायदे कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, संज्ञेय अपराध हो, और पुलिस अपने आप गिरफ्तार करे कि किसने मारा। ये संज्ञेय अपराध जब हो जाता है पत्रकारों पर हमले का, सेक्शन 7 को अमेंड करके, तो बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। कई मुख्यमंत्रियों ने मुझे मिला, उनसे वादा भी किया, फिर वो कहते आप सेंट्रल एक्ट वहां से करा लीजिए, पार्लियामेंट से हो जाएगा। अब पार्लियामेंट में 10 साल में किसको फुर्सत है इस सरकार में कुछ भी सोचने की, काम करने की? राव साहब, लेकिन फुर्सत है। फुर्सत ऐसे मसलों पर है कि पत्रकारों को क्यों ना लाइसेंस दिया जाए, जैसे वकीलों को मिलता है। पत्रकारों पर क्यों ना एक कानून बनाया जाए, उनकी परीक्षाएं ली जाएं। इस तरीके की तमाम एक जो कोशिशें हैं वो बीते 10 साल में इस सरकार ने की हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दरअसल हर वो चीज जो सरकार को अपनी तरह से सूट करती है और पत्रकारों को शूट करती है, उसमें दिलचस्पी तो रही है? हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से लगातार पत्रकारों को निशाना बनाया गया है। मेरे साथ के विक्रम राव साहब हैं लखनऊ से। राव साहब, जिस बात को आप कह रहे थे कि सरकारों ने आपकी बहुत सारी पत्रकारों की ऐसी मांगे थी जिसको पूरा नहीं किया और खासतौर से केंद्र के पाले में गेंद उछाल दी, लेकिन मैंने आपसे सवाल ये रखा था कि केंद्र की तरफ से भी या पिछली सरकार ने यहां पर कई ऐसे काम किए हैं। मसलन उसने कहा पत्रकारों से कि लाइसेंस ले लीजिए, एग्जाम दे करके फिर आपको पत्रकारिता, जैसे वकीलों के पास लाइसेंस है वैसे मिलेंगे। इसके अलावा कई बार कोशिश ये हुई कि किस तरीके से पत्रकारों पर शिकंजा कसा जा सकता है, किस तरीके से उनके कानून के दायरे में लाया जा सकता है। यानी सरकार ने तो वो हर काम किया जो उसे सूट करता है। कट गया। चलिए, हम कोशिश करेंगे राव साहब के पास जाने की। हम आजाद हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार की मिसालें उतनी ही पुरानी हैं जितनी पुरानी आजादी है।
अगर नेहरू के समय पर भ्रष्टाचार की इमारत के लिए नींव खोदी गई तो उसके बाद की सरकारों ने उस पर इमारत बनाने का काम किया। चूंकि ज्यादातर समय देश में कांग्रेस की सरकार रही, लिहाजा भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले और आरोप भी उसी पर हैं। और कांग्रेस का दोष इसलिए भी ज्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि उसकी सरकारों में भ्रष्टाचार को रोकने की कोई सार्थक कोशिश नहीं हुई, बल्कि इसके ठीक उलट जब जब कांग्रेसी सरकारों ने नई नीतियों को देश में लागू किया तो भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया। अगर यूपीए 1 और यूपीए 2 में लूट खसोट, बेईमानी, भ्रष्टाचार अपने चरम पर दिखाई देता है तो इसके आरोपों के घेरे में खुद मनमोहन सिंह हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक उदारीकरण की पटरी पर डालते हुए मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश में जब विदेशी कंपनियां और उनके उत्पाद आएंगे तो हम उनकी तकनीक समझकर उनसे बेहतर उत्पाद तैयार कर पाएंगे। हमारे देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और हम दुनिया के साथ बेहतर कदमताल कर पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 1996 के चुनावों में कांग्रेस अपनी गति को प्राप्त हुई। 2004 में कांग्रेस वापस सत्ता में लौटी जब उसकी अगुवाई में यूपीए 1 की सरकार बनी, लेकिन देश के हालात और बिगड़ गए। भ्रष्टाचार के नए प्रतिमान गढ़े गए और अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने की कोशिश की गई। जब पूंजी केंद्रित पूरी मशीनरी को, पूरे समाज को चलाने का जिम्मा दे दिया गया तो भ्रष्टाचार तो उसमें उसका एक अंग बनेगा ही बनेगा। तो 91 से लेकर 2005 तक का एक ट्रांजिशन का दौर है। हिंदुस्तान में एक पिछड़ा हुआ पूंजीवाद था, उस पिछड़े हुए पूंजीवाद को अचानक उन्होंने इतनी तेजी से घुमा दिया कि उसके अंदर भ्रष्टाचार और तमाम चीजें, नई चीजें आके जुड़ गई। इसमें भी दो राय नहीं कि जब कांग्रेस ने पूरी ताकत से आम आदमी की बाह मरोड़ दी तब दर्द से बिलबिलाता आम आदमी सड़कों पर उतर आया और भ्रष्टाचार के खिलाफ दमदार कानून मांगने लगा। लेकिन तब कांग्रेस की सरकार ने अपनी कुटिल चालों से उस कानून का ही दम निकाल दिया और संख्या बल के आधार पर संसद में उसे पास भी करा लिया। कांग्रेस के तानाशाही रवैये को जब मीडिया ने बेबाकी से दिखाया तो तरह तरह के प्रतिबंध मीडिया पर लादने की कोशिश हुई। जब आम लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया तो उस पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की गई। गलत कामों को एक्सपोज करना शुरू करती है तो ये घबरा जाते हैं और चूंकि इनके पास एक मूल्यों का वो जखीरा नहीं रहता है जो पिछले पीढ़ियों के पास रहा है, तो इसलिए वो बिल्कुल से उसे घबरा जाते हैं और उस पर कंट्रोल करने की कोशिश। सोशल मीडिया तो डेमोक्रेसी का डीपनिंग है, उसको एक बहुत गहराई तक ले जाने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और जनता के हाथ में एक बड़ी भारी ताकत देती है। ऐसा अचानक नहीं हुआ है कि देश के लोगों को इमरजेंसी और संपूर्ण क्रांति की यादें ताजा हो रही हैं, बल्कि इसके पीछे पिछले 10 सालों का इतिहास है। 10 सालों तक दबाई गई आवाजें अब अपना रास्ता खुद तलाश रही हैं और ये एहसास करा रही हैं कि शायद लबों के आजाद होने का वक्त आ गया है। शेखर आनंद त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, फिर भी सरकारें मीडिया पर लगाम लगाने की नाकाम कोशिशें करती रही हैं। ऐसा क्यों सरकारें करती हैं? इसी पर वरिष्ठ पत्रकार अनूप वाजपेयी से चर्चा की हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। अमूमन ये देखा जाता है कि जब पार्टियां सरकार में होती हैं तो मीडिया पर अमूमन हमला करती नजर आती हैं। इसमें देखिए, जो सत्तारूढ़ दल होता है उसको हमेशा से लगता है कि जो विपक्ष है मीडिया उसका टूल का काम कर रहा है, जबकि होता ऐसा नहीं है। जो खुलासे हैं या सरकार है, सरकार जब चलती है तो उसके साथ तमाम बुराइयां, तमाम कमियां वो सब साथ साथ चलती हैं। मीडिया किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करता। उसको अगर कोई स्कूप है और वो अगर विपक्षी पार्टी द्वारा मौजूद दिलाया जाता है या उसको उपलब्ध कराया जाता है तो वो उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन लोगों को, सत्ताधारी पार्टी को हमेशा से लगता है या सत्ताधारी पार्टी ये मानकर चलती है कि विपक्ष के साथ में काम कर रहे हैं या विपक्ष बनकर काम कर रहा है मीडिया, जबकि ऐसा कतई नहीं होता। अगर हम कुछ समय पहले की बात करें, 1 दशक पहले की बात करें, यूपीए सरकार की बात करें, तो कई बार बड़े जिम्मेदार मंत्रियों ने कई बार मीडिया पर दबाव बनाने की कोशिश करी। आप देखिए, कोई बयान चलता है नेताओं का, अगर बयान उनको सूट कर तो वो चलता रहता है, पूरे दिन चलता है, पूरी रात चलता है। अगर बयान जरा से भी गड़बड़ लगता है, उनको लगता है कि उनका पार्टी फोरम में या कहीं पे उसको डिच कर सकता है या पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो तुरंत पलट जाते हैं। अगर आप सत्ता में हैं तो आपकी कमियां भी वहीं से उजागर होंगी। विपक्ष में आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास सत्ता नहीं है,
तो हो सकता है उसकी खबरें कम निकलती हों विपक्ष की तरफ से, लेकिन सत्ताधारी पार्टी की जब आप बात करेंगे तो वहीं से आपको खबरें जनरेट होती हैं ज्यादातर। उसका एक पूरा प्रशासन काम करता है, उस प्रशासन के खिलाफ जो खबरें निकलती हैं, तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को ये लगने लगता है कि वो मीडिया जो है वो विपक्ष की भूमिका कर रहा है या विपक्ष के साथ मिलकर काम कर रहा है। अगर इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर हमारे ऊपर कोई अच्छी बात कह रहा है या हमारी अच्छाइयों को कोई बता रहा है, तो अगर हमारी कमियों को उजागर कर रहा है तो हमको उससे सीख लेनी चाहिए मीडिया से, बल्कि हमको उसमें सुधार करने की आवश्यकता कि कहाँ गड़बड़ी हो रही, कहाँ पे हमारी कमी है, उस कमी को दूर करना चाहिए, न कि हम तोहमत लगा दें मीडिया के ऊपर। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार अनूप वाजपेयी जी को, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि मीडिया पर पाबंदी बिल्कुल भी उचित नहीं है। अपने स्टूडियो कैमरामैन मनीष श्रीवास्तव के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून, उत्तराखंड। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से बार बार कुचलने की कोशिश हुई संचार तंत्र को, मीडिया को, लेकिन हर बार उसने अपनी बेबाकी से बात रखी और सरकार के गलत कामों को बेनकाब किया। के विक्रम राव साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। कुछ तकनीकी वजहों से हमारे सवाल अधूरे रह गए, उनके जवाब नहीं आ पाए। राव साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसा आपने पहले बताया था कि सरकार से कुछ मांगे की गई पत्रकार संगठनों की तरफ से, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया। बदले में ऐसे काम सरकार ने किए जिससे पत्रकारिता जगत और उलझा हुआ नजर आता है। तो क्या हम ये कहें कि सरकार ने हमेशा वो काम किए जो उसको सूट करते थे और पत्रकारों को शूट करते थे? बिल्कुल शेखर, अगर शुरू से देख ले हम लोग संविधान बनने के तुरंत बाद से कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश रही मीडिया को दबाओ जब जब मौका मिला, और कानून सब बने मीडिया को नियंत्रित करने के लिए। ये बात दूसरी है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, कई निर्णय लेके आए फ्रीडम ऑफ द प्रेस के पक्ष में, लेकिन सरकार की मंशा बड़ी साफ थी। जैसे मैं बताऊं, डिफेमेशन के नाम पे अखबार वालों को परेशान करना। अब मानहानि का दावा, मानहानि की परिभाषा आज तक भारत में नहीं हो पाई, न अंग्रेज कर पाए न संविधान कर पाया। फिर भी मानहानि के मसले पर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मसले पर, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के मसले पर उठा के बंद कर दीजिए आप, ये होता रहा है। अरे कहीं तो सुनवाई हो, हमारा प्राकृतिक नैसर्गिक अधिकार है कि हमारी बात भी सुनी जाए। अब यहां हम लोगों ने मांग की थी नेशनल रजिस्टर की, कि भारत में पत्रकारों के लिए एक नेशनल रजिस्टर बने, जिसमें दर्ज हो हर पत्रकार का नाम, पता वगैरह, जो लाइसेंस की बात हो रही है, और वो हमारे सबसे बड़ा प्रोटेक्शन होगा, आई कार्ड जैसे होगा। दूसरा, हमने ये मांग की है कि मेडिकल काउंसिल और बार काउंसिल की तरह प्रेस काउंसिल को भी सशक्त सबल बनाया जाए, और प्रेस काउंसिल भी दंडित कर सके, कानूनी अधिकार हो, पत्रकारों की रक्षा कर सके, और खासकर जो सरकारी हमला मीडिया पे हमला करता है उसको दंडित करने का अधिकार प्रेस काउंसिल को होना चाहिए। तीसरा, हमने जो मांग की थी सीआरपीसी के अमेंडमेंट की, सेक्शन 7 की, वो इसीलिए कि हम लोग को भी वही अधिकार, वही सुरक्षा दी जाए जो सरकारी अधिकारियों को ऑन ड्यूटी दी जाती है, कि एक संज्ञेय अपराध बनेगा हम पे हमला। अब जैसे हम लोग जा रहे हैं मान लीजिए एशियन रिपोर्टिंग में, अब किसी राजनेता को हमारी शक्ल पसंद नहीं है या पुरानी खुन्नस दुश्मनी आधार निकालना चाहता है वो, तो हमला कर देगा मुझ पर, जानलेवा हमला हो सकता है। और ये हुए हैं, हर चुनाव हुए हैं। राव साहब, और हम लोग इलेक्शन कमीशन से मांग करते रहे कि आपकी जिम्मेदारी है। राव साहब, ये जो पूरी मुहिम चली, इसमें कई विद्वानों से हमारी बात हुई। एक चीज मैंने जरूर पाई अपने इस छोटे से पत्रकारिता के जीवन में, कि ठीक बात है कि कांग्रेस की सरकार रही है देश में, लंबे समय तक रही है। सरकार को नियम कायदे ऐसे बनाने चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो सकता है कि उसकी मंशा वो रही हो, लेकिन जो सामने परिलक्षित होता है, 1991 में ही जैसे उदारीकरण की नीति लेकर के आए या अभी ये मनरेगा लेकर के आए, तो उस नीति से बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि भला होता या हुआ हो, लेकिन उसके साथ उतनी ही तेजी से भ्रष्टाचार एक्सेलरेट हो गया। तो जाहिर सी बात है कि हमारा काम भी एक्सेलरेट होगा ना फिर, और जब वो चीजें सामने आई तो उसका प्रभाव हमारे काम को दबाने या कुचलने के लिए किया गया। बिल्कुल। अब ये अगर सरकार ये चाहे कि मीडिया सरकार के ढोल पीटेगा, तबला बजाएगा, सरकार का प्रचार करेगा, ये तो हो नहीं सकता। मीडिया और सरकार में रिश्ता हमेशा मित्रवत नहीं रहा, शत्रुवत रहा है। इसके माने ये है कि हम विपक्ष का प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करते हैं, और खासकर जब प्रतिपक्ष कमजोर हो जाता है तो प्रेस की आवाज, प्रेस का मीडिया का अधिकार ज्यादा बढ़ जाता है। इस वक्त खासकर पिछले 6-7 महीने से जो ये सरकार, जाने वाली सरकार,
फिर हमला कर रही है मीडिया पे, और यहाँ कांग्रेस शासित राज्यों में भी हमला हो रहा है। आखिर कहीं तो सुनवाई हो। तो इस प्रकार अब ये कहना है कि मीडिया किसी मदद करी, मीडिया मदद नहीं करी है। मीडिया जो देखती है वो सच लिख रही है, और हम लोग तो आईना है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की सरकार जिस ढंग से हमला कर रही है, अब मुझे लगता है कि ये आखिरी इनिंग्स है, पेविलियन जाने की कोशिश। बहुत शुक्रिया राव साहब इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास आज वक्त इतना ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से हाल के दिनों में मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश हुई है, मीडिया तो आईना है। अगर आपको अपनी शक्ल पसंद नहीं तो आईने पर पत्थर क्यों चलाते हो? नमस्कार।